हाय एवरीवन, दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज का वीडियो होने वाला है ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। दिस विल बी अ वन शॉट वीडियो जहां पे ब्रीफली हम सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो ये आपको लास्ट मिनट एग्जाम रिवीजन भी हो सकता है। ऑल्सो अगर ये एक्ट आप ढंग से कवर नहीं कर पाए हैं और आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए, एक ऐसा सेशन चाहिए जहां पे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए गए हों, इन दैट केस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द सेक्शंस ब्रीफली डिस्कस करते हैं ये एक्ट आया क्यों था। तो इवन बिफोर ये एक्ट का फ्रेमवर्क बना, राजनारायण का केस इज अ लैंडमार्क केस जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये केस आया था 1975 में। क्या था ये केस? तो जब इंदिरा गांधी वापस से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई तो राजनारायण ने बोला कि जो पब्लिक के फंड्स थे वो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिसयूज करे हैं, इसीलिए आई वांट ब्लू बुक के कहां पर ये पब्लिक फंड्स यूज हुए हैं, बिकॉज आई बिलीव कि इलेक्शंस में जो फंड लगाए गए हैं वो पब्लिक फंड्स थे। तो जब ये केस फाइल किया गया तब पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द ब्लू बुक क्योंकि ये गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आती है। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसने बोला नो, दिस डज नॉट कम अंडर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ये इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्लू बुक कि पब्लिक के फंड्स कहाँ पे आपने स्पेंड किए हैं वो पब्लिक को प्रोवाइड की जाए। सो आफ्टर दिस अपील फाइल की यूपी गवर्नमेंट ने और इस अपील में वापस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 19(1)(a मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसका पार्ट है और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज बीन आस्क्ड बाय राजनारायण। तो यहाँ पे आरटीआई को फंडामेंटल राइट बताया गया। तो ये लैंडमार्क केस है, इसे याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड। तो इसके बाद क्या हुआ? मजदूर किसान शक्ति संगठन जो था ये बना था 1990 में। अब 1990 में संगठन बना था अगेन ऑन द लाइंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। इनका भी यही मानना था ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और इसीलिए राजस्थान में अरुणा रॉय और निखिल डे ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन गेटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन मेड। और यहाँ पे बार बार डिमांड की गई राइट टू इंफॉर्मेशन की, बट यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट हुआ नहीं। तो 2000 में आया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। ये बिल आया तो, पर ये बिल कभी पास हुआ ही नहीं लेजिस्लेचर में, इसीलिए इट वाज, इसका बस नाम याद रख लेना कि बिल आया था, कौन सा बिल था, कौन सी ईयर में आया था, बट व्हाट वाज इनसाइड इट। जब ये पास ही नहीं हुआ तो यू डोंट नीड टू नो व्हाट वाज व्हाट वर द सेक्शंस, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब उसके बाद आया नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। वापस से बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो सोसाइटीज थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, उन्होंने मिलके कंबाइंड एक कैंपेन लॉन्च किया दैट वी नीड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट जो फंड स्पेंड कर रहा है या गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम निकाल सके। अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देन वी शुड हैव अ राइट, वी शुड हैव प्रॉपर लीगल राइट। तो एक स्टैट्यूट होना चाहिए जहाँ पे हमें ये राइट प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे द पीपल कैन नो कि गवर्नमेंट एक्चुअली कर क्या रही है। तो एनी इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड should have a specific legal statute जहां पे ये राइट गारंटीड हो। तो जब ये सब इतना लार्ज स्केल पे इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुए, देन फाइनली आरटीआई एक्ट पास हुआ 2005 में। 2004 में ये पास हुआ था और प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इसको 2005 में जून में। पार्लियामेंट में ये पास हो गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, फाइनली बना था ये एक्ट ऑन जून 15 2005। ठीक है, तो ये तो गया ब्रीफ बैकग्राउंड कि कैसे एक्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1975 राजनारायण का केस टू फाइनली 2005 जब आरटीआई का एक्ट पास हो गया। तो जितने भी ये पॉइंटर्स थे इनको याद कर लेना, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्म में दिस कैन बी आस्क्ड टू यू, या तो फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जा सकता है कि अरेंज करना है आरटीआई के एक्ट के डिफरेंट इवेंट्स क्या थे। इन दैट केस ऑल्सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब आ जाते हैं ओवरव्यू पर। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और जनरली जितने भी माइनर लॉज आते हैं ना किसी भी एग्जाम में, वहां पे ओवरव्यू से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, डेफिनेशन क्लॉजेस से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आज। तो आरटीआई का भी एप्लीकेशन किसको दिया गया है ये राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ना एप्लीकेशन किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। क्या राइट है? राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। कहाँ से? पब्लिक अथॉरिटीज से। क्यों?
टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये याद रखना, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है इंफॉर्मेशन तो लोगे, बट इंफॉर्मेशन होती क्या है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ बताता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बहुत डिटेल्ड एक डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है फॉर व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी जो भी फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड को दिखाती है, वो सारी कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, प्रेस रिलीजेस, ओपिनियंस, ईमेल्स, एडवाइजेस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ भी होता है, मतलब बेसिकली एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन अ रिकॉर्डेड वर्जन, वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, और उसको प्रोवाइड करना बिकम्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सेक्शन 2H में, जहां पे बताया गया है पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी विच हैज बीन मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है या पार्लियामेंट की लॉ के थ्रू बनती है। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनी है, या कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर के थ्रू बनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फॉर्म में, वो आ जाती है हमारी पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है कि इन नोटिफिकेशन या इन गवर्नमेंट्स के अंडर बनी हुई कोई भी अथॉरिटी तो पब्लिक अथॉरिटी है ही, उसके अलावा अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड रिसीव कर रहा है स्टेट से, वो भी आ जाता है हमारा पब्लिक अथॉरिटी में। प्लस किसी और बॉडी को गवर्नमेंट फंड कर रही है सब्सटैंशियल पोर्शन में, मेजॉरिटी भी नहीं, 100% भी नहीं, अगर सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फंडिंग इज बीइंग रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, इन दैट केस ऑल्सो दैट इज अ पब्लिक अथॉरिटी, और इससे भी आप इंफॉर्मेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द आरटीआई एक्ट, इसको ढंग से याद कर लेना। अब मूविंग टू चैप्टर 2, जो कि बात करता है आपकी ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। तो सबसे पहले याद कर लेना सेक्शन 3, जो कि बात करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस सेक्शन में राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इट इज सेक्शन 3। और अगर आता है ऑब्लिगेशन किस में दिया गया है, स्टेट का या पब्लिक अथॉरिटीज का, देन इट इज सेक्शन 4। सबसे पहले मूविंग टू सेक्शन 3, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज and the public authorities are obligated to provide information। मतलब कि जो भी पब्लिक है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन मांग सकती है, एंड इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये राइट प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 4 में आ जाता है कि स्टेट या पब्लिक अथॉरिटीज की ये ड्यूटी है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन उनसे मांगी जा रही है तो वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर इजी एक्सेस। तो एक तो आपकी ड्यूटी, दो ड्यूटीज यहाँ पे आ जाती है। पहली बात तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है। कई बार क्या होता है, जस्ट टू अवॉइड देयर लाइबिलिटी, क्या करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे डोंट मेंटेन रिकॉर्ड्स, वो उनके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं बोलते हमारे पास तो वी डिड नॉट मेक अ बुक ऑफ द फंड्स दैट वी यूज्ड, हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं, तो हम क्या प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर सबसे पहली ड्यूटी फिक्स की गई है कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, कि कल को आप ये नहीं बोल सकते हो जब आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए दैट आई डिड नॉट मेक रिकॉर्ड्स आउट ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट आई डिड, या जो भी मैंने काम किया उसकी कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पब्लिक को, ये भी आपकी ड्यूटी है। और पब्लिश क्या करना है, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो अगर पब्लिक आपके पास आके मांग रही है तब आपको देना है, बट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको खुद से प्रोवाइड करनी है, इवन इफ नोबडी इज आस्किंग यू फॉर सच इंफॉर्मेशन। तो ऐसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा गवर्नमेंट का जो भी कई बार ऐसा एक डिटेल्ड एनालिसिस आता है कि इतने करोड़ की ये सड़क बनाई जाएगी, फिर कहाँ पे कितना खर्च होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्यों बता रही है ये, दिस इज बिकॉज certain information has to be provided by the government by the public authorities। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 में, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये तो हो गया हमारा राइट, ये तो हो गया गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज का ऑब्लिगेशन। नाउ फाइनली रिक्वेस्ट, कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, तो दैट पर्सन किससे रिक्वेस्ट करेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। कुछ फीस लगती है, फीस प्रिस्क्राइब्ड होती है, उस फीस को पे करके आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। उसके लिए टाइम लाइन भी फिक्स की गई है कि कितने दिन में उसको रिवर्ट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन आज मांगी है और फिर आपको इन्फॉर्मेशन 6 महीने तक आप चक्कर लगा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस के,
6 महीने का आप बोल रहे हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप सबमिटेड ना एप्लीकेशन, मैंने फीस पे करी है, तो 6 महीने तक कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम भी फिक्स की गई है कि 30 डेज के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड इट इज योर ड्यूटी। अब ये पीरियड ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है 45 डेज तक, पर यहाँ पर रीजनेबल कॉज होना चाहिए। तो जनरली 30 दिन, बट सर्टेन कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे हो सकता है इन्फॉर्मेशन आईपीओ के पास वापस आई ही नहीं हो। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को खुद को इन्फॉर्मेशन वो कहीं सेंड करेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, वहां से उसको रिवर्ट नहीं किया गया, इन सर्टन केसेस ऐसा हो जाता है, तो वहां पे 15 दिन में आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो मेकिंग इट टू 45 डेज। तो मैक्सिमम 45 डेज आपके पास है कि आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए एंड देन गिव इट बैक टू द पर्सन हु इज रिक्वेस्टेड दिस इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे रीजनेबल कॉज होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 8 में, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसे सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसको कोई पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो 3 चीजें आप याद रख लीजिए, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो इन चीजों को अफेक्ट कर सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप मांग नहीं सकते, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर इट, और आपको नहीं दी गई है तो आप केस नहीं फाइल कर सकते हो, दैट्स की माई राइट हैज बीन वायलेटेड। तो ये 3 का एंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और चौथी आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल लीडर्स की और पब्लिक अथॉरिटीज की भी पर्सनल लाइफ होती है। आप ये इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो कि आपकी बेटी है तो आपकी बेटी का एजुकेशन इस कॉलेज से हुआ है तो उसकी कितनी फीस थी, दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन विच अमाउंट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो भी आप मांग सकते हैं, बट दैट इज, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। So you should also understand what is public information and what is personal information. Personal information of public authorities cannot be claimed by you. फिर आता है सेक्शन 9, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। तो अब कुछ सर्टेन केसेस में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट लग सकता है। इन दैट केस ऐसी इंफॉर्मेशन भी रिजेक्ट की जा सकती है कि हम यह इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज यहीं पे ब्रीफली वापस से, राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 3, स्टेट का ऑब्लिगेशन सेक्शन 4, सेक्शन 6 में आ जाता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, किस फॉर्मेट में आपको करना है। सेक्शन 7 में आ जाता है टाइम फ्रेम क्या है, सेक्शन 8 में आ जाता है एग्जेम्पशन क्या है, एंड सेक्शन 9 में आ जाता है ग्राउंड्स जिन पे रिजेक्ट की जा सकती है, विच इज 1 एंड इट इज कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 पर, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है। तो हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप उसके पास जाएंगे, बट एक ऐसी अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए कि मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज नॉट लिसनिंग टू यू, तो आप किसके पास अपील लेके जाओगे? डायरेक्ट कोर्ट चले जाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट में कमीशन बनाए गए हैं कि इन केस इस एक्ट से रिलेटेड कोई इशू आपको आ रहा है, इन केस यू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन एंड यू आर नॉट बीइंग हेल्ड, इन दैट केस आप इन कमीशन के पास जा सकते हैं। तो पहले चैप्टर 3 में दिया गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 12 में बताया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब कि कितने मेंबर्स होंगे, कौन हेड करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, एक्सेट्रा। द एक्ट establishes information commissions at both central and state levels. These commissions have the authority to hear appeals, adjudicate disputes, penalize public officials for non-compliance. मतलब कि सेक्शन 12 में बताया गया कि स्टेट में भी होंगे ये कमीशंस और सेंटर में भी होंगे, और ये कमीशंस का काम क्या होगा कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो कि कंप्लाई नहीं कर रहा है इस एक्ट से, इन दैट केस उसको पीनलाइज करना, पनिश करना is one of the rights that these commissioners have under section 12. फिर आ जाता है टर्म्स कि कितने टाइम तक ये ऑफिस में रहेंगे और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी। तो टर्म्स ऑफ पब्लिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की 65 ईयर्स, मतलब 65 ईयर्स तक किसी को भी कमिश्नर बनाया जा सकता है। टेन्योर जो है पहले ये फिक्स था टू 5 ईयर्स, नाउ 2019 में इंफॉर्मेशन एक्ट में चेंजेस लाए गए, जिसके थ्रू बोला गया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसका टेन्योर विल बी फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। ये बोला गया था कि इंफॉर्मेशन कमीशन भी अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग जाएगा, इफ पीपल, अगर कोई कमिश्नर है उसको ये डर होगा कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा,
तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसपेरेंट रहेगी, कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी गवर्नमेंट की। तो प्रोटेस्ट वर ऑल्सो डन, हाउएवर 2019 में ये अमेंडमेंट लाए हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि 2019 से पहले 5 साल का टेन्योर होता था, 65 वो से अपर एज लिमिट, अब गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो फॉर नाउ द टेन्योर हैज बीन फिक्स टू बी 3 years, 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नाउ सेक्शन 14, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनका रिमूवल कैसे होगा? तो ग्राउंड्स होते हैं इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर, और ये अगर सेंट्रल लेवल पर है तो प्रेसिडेंट जो है वो लेके जाएगा ये रिक्वेस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इनको निकाला जाएगा। एंड लाइक वाइज जो स्टेट होता है वहां पर गवर्नमेंट विल मूव अ रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड द सेम विल बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। सो रिमेंबर दिस। नाउ चैप्टर 4 में आ जाता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो 15 सेक्शन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, 16 बताता है टर्म क्या होगा, एंड 17 बताता है रिमूवल, जस्ट लाइक द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यहाँ पे भी सेक्शंस ऐसे ही अरेंज किए गए हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया ये स्टेट लेवल का है, इस एक्ट से बनेगा और हर स्टेट में होगा, और सेम सेम पावर्स सेम राइट्स दिए गए हैं। अपील सुनने का, एडजुडिकेट कोई भी डिस्प्यूट है उसको, एंड पीनलाइज पब्लिक ऑफिशियल फॉर नॉन कंप्लाइंस। तो तीनों चीजें सेम है। कोई भी डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट करना, कोई भी अपील आई है आपके पास उसको रिजॉल्व करना, और पीनलाइज करना कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो कि इस एक्ट से कंप्लाई नहीं कर रहा है उसको। टर्म अगेन स्टेट कमिश्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो वापस वही चीज आ जाती है कि जब प्रोटेस्ट हुआ था तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों कमीशन के लिए हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई इंसान जानता है दैट मेरे पास इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के पास पावर है मुझे निकालने की, तो मैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर दे देता हूँ जो कि पीपल एट लार्ज को अफेक्ट करती है नेगेटिवली, इन दैट केस आई कैन लूज माई जॉब। तो अल्टीमेटली द पर्सन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसीलिए बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बट स्टिल ये एक्ट में चेंज लाया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर रिमूवल सेम एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। वापस से गवर्नर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ही विल मूव दिस पिटिशन, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट विल देन डिसाइड कि इसको निकालना है या नहीं। फिर आ जाती है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टीज। तो सबसे पहले पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो ब्रीफली डिस्कस करें, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपको ब्रीफ में ही आना चाहिए, पूरी लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। समन करना, एनफोर्स करना किसी पर्सन को, ठीक है, ओरल या रिटन समन हो सकता है। एविडेंस ऑन ओथ लेना और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाना। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करवाना कि उन्हें पता है कहाँ पर है, उसको ढूंढवाया और उसको प्रोड्यूस करवाया गया खुद के सामने। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एनी पब्लिक रिकॉर्ड्स कॉपीज देयर ऑफ, रिक्वेशन करना। इशूइंग समन्स, विटनेस का एग्जामिनेशन लेना, और कोई भी मैटर जो कि प्रिस्क्राइब्ड या जरूरी हो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एक्ट। तो अगर आप देखोगे ब्रीफली तो यहाँ पे एविडेंस लिए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, लोगों को समन भी किया जा सकता है। दिस इज द ब्रीफ। बाकी इसके अलावा प्रिस्क्राइब फॉर्म में कोई भी ऐसी चीज जो करवाने की जरूरत है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस एक्ट, वो भी करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब फंक्शंस आ जाते हैं सेंट्रल और स्टेट कमिश्नर्स के। अगर who have been refused to access any information requested under this act, अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी इंडिविजुअल की, किस बेसिस पे कि उसको रिफ्यूज कर दिया है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उसने एप्लीकेशन दी है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है उस पर, अमाउंट जो वो पे कर रहा है वो अनरीजनेबल है, बहुत ज्यादा मांगी जा रही है उससे फीस, कि से द फीस हैज बीन फिक्स्ड टू बी 100 रुपीज बट ही इज बीइंग आस्क्ड कि 1000 रुपए आप दोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हु बिलीव्स जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मिसलीडिंग है, इनकम्प्लीट है या फॉल्स है। तो ये ग्राउंड्स भी दिए गए, 4 ग्राउंड्स है, बहुत छोटे से, अभी तुरंत याद हो जाएंगे। किसी को इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, किसी की एप्लीकेशन लेने से रिजेक्ट कर दिया गया, किसी को रिस्पॉन्स, एप्लीकेशन ले ली लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया, अमाउंट जो आप मांग रहे हो वो भी बहुत ज्यादा है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो मिसलीडिंग है, फॉल्स है या फिर इनकम्प्लीट है। ऑल ऑफ दीज आर द ग्राउंड्स जहां पे आप जा सकते हो एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास।
फिर आ जाती है अपील। अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज कर देता है इंफॉर्मेशन देने से, तो फिर या फिर आप डिससेटिस्फाइड हो, तो अगेन ये कोई भी ग्राउंड्स हो, इन दैट केस यू कैन फाइल एन अपील, और ये अपील जाती है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। पेनल्टीज भी सेंट्रल पब्लिक कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लगा सकता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों के पास ये पावर है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं दे रहा है या फिर दे ही नहीं रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, any of these grounds, in that case they can file, they can ask for a penalty of 25,000 rupees। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, बट यहाँ तक लिमिट जा सकती है अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को लगता है that any person is being reluctant to provide information which has been provided as a right under this act। तो ये तो हो गए हमारी पावर्स। अब मूविंग टू मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है? सेक्शन 21, 22, 23, 24 एंड 25 विच आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में कोई भी एक्शन लिया गया है, तो ये जनरल अगर आप देखोगे ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में बॉयलर प्लेट क्लॉजेस होते हैं, तो यहाँ पे मिसलेनियस में आप देखोगे गुड फेथ ऑलमोस्ट हर एक्ट में आपको एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर योर डिफेंस कि मैंने ये जो काम किया था ये मैंने गुड फेथ में किया था, मुझे पता भी नहीं था, दिस इज रॉन्ग। तो अगर ऐसा कुछ एक्शन लिया गया है गुड फेथ में, इन दैट केस द पर्सन विल नॉट बी लाइबल अंडर दिस एक्ट। अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है इन गुड फेथ, कि उसको लगा कि इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट जाएगी इंफॉर्मेशन, तो वहां पर ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, उसकी जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। सेकेंड आ जाता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स who disclose information about corruption or wrongdoing. It prohibits any adverse action against such whistleblowers. तो whistleblowers जो होते हैं उनका मेजर काम ही ये होता है कि करप्शन को एक्सपोज किया जाए। अगर उनके अगेंस्ट भी एक्ट आप लगा दोगे तो वहां पर उनके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लग सकती हैं, इसलिए दे बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। तो अगर पूछा जाए कि किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो रिमेंबर द आंसर इज विसल ब्लोअर्स। फिर आ जाते हैं सेक्शन 23 पर, बार ऑफ jurisdiction of the courts. The act grants high courts and supreme courts jurisdiction to entertain appeals petitions related to RTI Act। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट जस्ट द कमीशन बट ऑल्सो द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैव बीन गिवन द पावर कि आप अपील को एंटरटेन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सोल डिस्क्रिशन एंड द सोल jurisdiction lies with the commissions, no, but the high courts and supreme courts have also been given the right कि अगर आपके पास कोई अपील आती है तो आप उसको ये कहकर रिजेक्ट ना कर दें दैट गो टू द कमीशन, नो, यू आल्सो हैव द राइट टू हियर द अपील्स। फिर आता है सेक्शन 24, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सेकंड शेड्यूल में प्रोवाइड की गई हैं इस एक्ट के। तो हमें पता है बहुत सारी इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है, और वो पब्लिक को अगर पब्लिक डोमेन में डाल दी जाए तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उसका। इसीलिए सच इन्फॉर्मेशन जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती है उसके ऊपर आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। उस इन्फॉर्मेशन को यू कैन नॉट क्लेम एज योर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते क्लेमिंग दैट यू नीड सच इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाते हैं सेक्शन 25 पर, monitoring and reporting. The Central Information Commission or the State Information Commission are obligated by these provisions to prepare a report on the implementation of the provisions of the Act every year के end में। तो यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की ड्यूटी फिक्स की गई है कि हर ईयर के एंड में वो रिपोर्ट एक प्रिपेयर करें और वहां पर बताएं कि एक्ट कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितने अच्छे से मेंटेन हुई। So this has also been fixed as a duty of the State and Central Information Commission. तो ये तो सारा हो गया हमारा एक्ट। अब ब्रीफली विल डिस्कस कि 2019 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे इन दिस एक्ट, क्योंकि ये बहुत मेजर नेचर के है, यहाँ पे सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव बीन मेड टू द आरटीआई एक्ट 2005 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, 2005 में जो इनएक्ट हुआ था। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि 2019 में कौन कौन से मेजर चेंजेस लाए गए थे इन दिस एक्ट। तो सबसे पहला आता है सेक्शन 13, जो कि मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि जो टर्म था पहले 5 इयर्स था और अपर लिमिट 65 थी, अब हो गया है
सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, उस हिसाब से आपका टर्म डिसाइड होगा। फिलहाल के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड दिस एज, दिस टेन्योर टू बी 3 years। बाद में चेंज भी कर सकती है, बीच में भी चेंज कर सकती है, इसीलिए पहले 5 years था। नाउ इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो टेन्योर अपने हिसाब से फिक्स कर दें। फिर चेंजेस लाए गए सेक्शन 16 में भी। तो पहले जो सैलरीज थी ना, वो सैलरीज फिक्स होती थी अंडर दिस एक्ट। नाउ दी सैलरीज आर ऑल्सो टू बी डिसाइडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी पर्क्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी, वो सारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो क्यों लोग बार बार इस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी गई है। एक साइड आप बोल रहे हो ये एक्ट हम लेके आए हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑन दी अदर हैंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रहे हो कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, वो प्रोवाइड करने वाला इंसान इज कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल। तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों क्यों प्रोवाइड करेगा किसी पब्लिक को जिससे कि उसको उसकी इस सर्विस से निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत सारा हुआ था। अल्टीमेटली हाउएवर these changes were implemented, they were enacted and incorporated into the act। अब सैलरी में डिडक्शन, तो पहले यहाँ पर पेंशन डिडक्शन वगैरह फिक्स था, अब ये डिडक्शन का प्रोविजन हटा दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफिकेशन लाके दे कैन इंक्लूड एनी अदर हेडर्स एज डिडक्शन, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है नाउ। फाइनली अपॉइंटमेंट, पहले 3 मेंबर की एक कमिटी होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता था, और एक ऐसा मिनिस्टर जो कि पीएम अपॉइंट करेगा, वो होता था फॉर द सेंट्रल लेवल। अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि कौन स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा, कौन सेंट्रल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा। तो नाउ देयर इज नो सच कमिटी जो कि 3 मेंबर की होगी। यहाँ पे कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम नहीं दिया गया है दैट ही विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन डिसाइडिंग द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसीलिए भी इस एक्ट को बहुत ज्यादा दीज अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था। तो ब्रीफली ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो 2019 में लेके आए थे, तो इनको भी याद कर लेना। इसके अलावा कोई सेक्शन और नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आरटीआई के सेक्शन थे वो सारे हमने इस पूरे वन शॉट सेशन में कवर किए हैं। और जो इसके लैंडमार्क केसेस हैं, अगर वो आपको चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो, तो हम एक और सेशन लेके आएंगे जहां पर हम लैंडमार्क केसेस डिस्कस कर लेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इश्यूज क्या थे और जजमेंट क्या था, ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो इन केस यू नीड दैट वीडियो तो नीचे कॉमेंट कर देना। और उसके अलावा कोई भी डाउट है आरटीआई में या किसी और वीडियो में, किसी और सेशन में जो हमने लिया है ऑन दिस चैनल, तो भी यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वी विल गेट बैक टू यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पर फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट डाउन बिलो।